तो सबसे पहले जो इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है ना वो सीखने की हमें जरूरत है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जिस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं उसको सीखने की जरूरत है, ठीक है। और उस फॉर्मूले के अंदर ये जितने भी टॉपिक्स है ना ये आते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और मॉडल्स, ठीक है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इनको हम अपने सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। सुजीत, ठीक है। चलिए, वीडियो क्वालिटी सभी को सही दिख रही है, वीडियो ऑडियो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए, जो कुछ मैं आपसे पूछूं ना आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, ठीक है। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई आपको समझ में आया है या नहीं आया है ना। मुझे तभी तो पता चलेगा जब आप हाँ या ना, या फिर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आप किसी भी सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाते हैं ना तो सेंटेंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखिए, अभी हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर हमारे आसपास मतलब ऐसे लोग होते जो इंग्लिश बोलते हैं तो हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम अपना आप सीख जाते। जैसे कि हम हिंदी अपना आप बोलते हैं क्योंकि हमारे आसपास हिंदी बोलते हैं, इसलिए हम भी हिंदी बोलना अपने आप सीख गए, ठीक है। तो अब हमें हिंदी से इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमें पहले हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं वो हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए कि किस तरह से हिंदी के सेंटेंसेस को पहचाना जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें भी मैं आपको इस कोर्स में करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में क्या फॉर्मूला है? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में एक फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको भी आगे देखेंगे। उसके बाद लिखनी है वर्ब, इसको भी आगे देखेंगे। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है कि भैया ऑब्जेक्ट आ गया सेंटेंस खत्म, नहीं। इसके बाद भी और चीजें आती हैं और उनको हम काउंट कर देते हैं अदर वर्ड्स में, OW, ठीक है। OW का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है अदर वर्ड्स का, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब बात शुरू होती है यहां से, ठीक है, कि अपने सेंटेंस में इन सारी चीजों को हम कैसे पहचानेंगे। हम बिल्कुल इंग्लिश का जो बिल्कुल बेसिक है ना वो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए, पहली बात तो अब हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो इस सब्जेक्ट को हम ऐसे पूरा ना लिख के हम लिखेंगे SUB, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को पूरा ना लिख के हम लिखेंगे H माने हेल्पिंग और V माने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है भैया? ये वर्ब वो वाली है जिसकी फॉर्म से चलती है। पढ़ा होगा ना आपने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये वो वाली वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अलग है और ये वर्ब अलग है। इस वर्ब को हम एक नाम से और जानते हैं और वो है इसका दूसरा नाम मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है और हमारे अदर वर्ड्स आते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कहां से? सब्जेक्ट से, ठीक है। सब्जेक्ट से हम शुरुआत करते हैं कि सब्जेक्ट को हम अपने सेंटेंसेस में कैसे पहचानते हैं, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? गौरव, सुजीत, रीता, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली जो बात है ना वो ये निकल के आती है कि ये जो सब्जेक्ट है इसको हम पहचाने कैसे। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को कैसे पहचाने? अब देखिए, इंग्लिश में थोड़ा सब्जेक्ट कहने में ना थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या टर्म है। देखिए, सब्जेक्ट को यदि हम शुद्ध हिंदी में देखें तो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता, है ना। आपने हिंदी तो आती है ना, हिंदी ग्रामर में सुना भी होगा कर्ता। अब कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। जो भी व्यक्ति काम को करता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। और उसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम? सब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पता चला कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। पता चला सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम
कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी जो जुड़े नहीं हैं, ठीक है, मैं उनको एक बार मैसेज कर देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े नहीं हैं, कुछ बच्चों को ना यही नहीं पता कि क्लास में ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लास में ज्वाइन कैसे करना है। और देखिए, अगर आपके पास कोई मैसेज करता है तो आप उसको बता दो। आप माई कोर्सेज में जाओगे या फिर लाइव वाला जो सेक्शन है ना, ऐप में अलग से लाइव का टैब है, उस पर क्लिक करके आप क्लास में ज्वाइन होते हैं ना, जो लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, चलिए, तो कर्ता का समझ में आया। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है नाउन का और एक हो सकता है प्रोनाउन का, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता सके। अब बात हमारी ये आती है कि अच्छा, ये नाउन और प्रोनाउन होते क्या हैं, है ना। वैसे जब हम नाउन प्रोनाउन को पढ़ेंगे अलग से, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। बाकी अभी हम बस इतना पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सब्जेक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट को बनाने के लिए सिर्फ दो ही वर्ड की जरूरत पड़ती है, या तो नाउन की या प्रोनाउन की। अब ये जो नाउन है, नाउन का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम, ठीक है, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं संज्ञा, ठीक। अब ये जो नाम है, ये किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी। फोन होगा, कंप्यूटर होगा, मेज, चारपाई, बेड, है ना, छत पे पंखा होगा, लाइट होगी। तो हर एक वस्तु का अपना एक नाम है ना। जैसे ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट उसका नाम है। कुर्सी का अपना नाम कुर्सी है। मतलब हर एक वस्तु का अपना एक नाम है। अब जब उस वस्तु को या उस व्यक्ति को, जैसे आपके घर में भी आपके भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी होंगे, यदि हम वो जो पर्सन आपके घर में है, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, उनको उनके ही नाम से बुलाएं। जैसे आपके भाई का नाम मान लो राहुल है, अगर मैं ये बोलूं कि राहुल इधर आ जाओ, तो मतलब मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को उसी के नाम से बुला रहे हैं, उसी के नाम से पुकार रहे हैं उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नाउन बोलेंगे। नाउन का सीधा सीधा मतलब है नाम। अच्छा, जैसे नेम है, नेम है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो देखिए, नेम में एन आगे है और इसमें भी एन आगे है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नाउन मतलब नेम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को या जगह को उसके यदि नाम से हम बुलाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे मैंने लिखा नाउन में, मैंने क्या लिखा नाउन में? मैंने लिख दिया कि राहुल यहां आओ, ठीक है। मैंने लिख दिया राहुल यहां आओ, ठीक है। राहुल को मैंने बोला भाई राहुल भाई इधर आ जाओ, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो जब मैंने राहुल को उसके नाम से बुलाया है, तो ये राहुल यहां पर क्या है? नाउन है ना। अब प्रोनाउन को समझते हैं। ये प्रोनाउन क्या चीज है? अच्छा, मैंने राहुल को बोला भाई राहुल इधर आ जाओ। अगर मैं राहुल को ये ना बोलूं कि भाई राहुल इधर आ जाओ, मैं वैसे ही बोल दूं जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, इधर आ, तुम इधर आओ, आप इधर आओ, है ना। मैं ऐसा बोल दूं, उसका नाम ना लूं, आप इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तू इधर आ जा, ऐसे जैसे बोलते हैं। तो मैंने बोल दिया भाई तुम इधर आओ, ठीक है, या फिर तुम यहां आओ, तुम यहां आओ। तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि तुम यहां आओ, अब देखिए मैंने राहुल के लिए ही बोला है तुम, अब मैंने लेकिन इसका नाम नहीं लिया। तो जब हम नाउन के स्थान पर, ये नाउन ही तो है, किसी का नाम है, इसके स्थान पर किसी और वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। प्रो और नाउन, यानी कि अच्छा, आपने फोन देखा है ना, फोन, जैसे आपने रियलमी के फोन देखे होंगे, एमआई के, है ना। तो उनमें होता है जैसे रेडमी नोट 12, रेडमी नोट 12 प्रो, यानी कि प्रो वर्जन, एक तरह से प्रो वर्जन। तो एक तरह से आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये नाउन का प्रो वर्जन है तो ये नाउन ही, लेकिन नाउन के एक तरह से थोड़ा मॉडिफाई करके बोल दिया। हर बार राहुल राहुल चिल्लाते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया? प्रोनाउन की खोज की। अब प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जिनको हिंदी आती है उनको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है, सर्वनाम बोलते हैं। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो अब यहां तक हमें थोड़ा सा पता चला है कि भैया ये नाउन और प्रोनाउन क्या है। अब इनको सब्जेक्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए मैंने अभी बताया था, ये जो सब्जेक्ट है ये दो तरह का होता है, ठीक है।
सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है नाउन, ठीक है। नाउन में हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। अब ये नाम किसी व्यक्ति का हो, ठीक है, किसी वस्तु का हो, किसी भी चीज का हो सकता है, ये नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं नाउन। अब ये जो नाउन है इसी के बेसिस पर हमने प्रोनाउन की खोज की है ना, प्रोनाउन को हम लेकर आए हैं। अब ये जो प्रोनाउन है इसको समझिए, प्रोनाउन के अंदर हिंदी में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, प्रोनाउन के अंदर हिंदी में किस तरह से पहचानोगे, पहले हिंदी में पहचानना पड़ेगा तभी तो इंग्लिश में जाएंगे। तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे, जैसे वह, तुम, मैं, आप, वो, हम, ठीक है, वे सब। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं ना सुबह से शाम तक। वह, जैसे कि वह वहां पर खड़ा है, तुम इधर आ जाओ, है ना, मैं वहां जा रहा हूं, आप मुझे क्या बता रहे थे, वो यहां आ रहे हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स है ना हिंदी में, जितने भी शब्द हैं, ये हिंदी के क्या है, हिंदी के ये प्रोनाउन है, ठीक है, हिंदी के प्रोनाउन है। अब इंग्लिश में किस तरह के वर्ड्स हैं, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, इन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो ये क्या वर्ड है, ये वर्ड तो आपने पढ़े ही होंगे, है ना, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सबके सब वर्ड क्या हैं, ये सबके सब वर्ड हमारे प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। तो अब आपको थोड़ा सा बात समझ में आ गई होगी, यानी कि ये जो वर्ड है ना इनको हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आगे से जब भी आप देखो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ज्यादातर हम इनको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये कई बार ना ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, उनको हम आगे एडवांस में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये याद रखो कि इनको हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है, और वो बात क्या है कि जो कुछ हम पढ़ेंगे, देखिए आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था क्लास नोट्स आपको 100% मिलेंगे, लेकिन वो जो क्लास नोट्स है ना वो आपको मैं पूरे कोर्स के एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, डेली बेसिस पर आप क्या करो, एक कॉपी बना लो अपनी नई, ठीक है, 10, 20, 50 रुपए का कोई एक रजिस्टर खरीद लो अपने हिसाब से, और जो कुछ हम पढ़े, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े उसको उसमें डेली बेसिस पर लिखो और समझो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। तभी आप जो है, देखिए अगर मैं अपने नोट्स आपको अभी पहले शुरू में दे दूं तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। जो चीज हम खुद बनाते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, वो हमारे ज्यादा समझ में आती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो कुछ हम पढ़ेंगे उसके नोट्स बनाने हैं डेली बेसिस पर, डेली जो क्लासेज होंगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बारे में हमें यह पता चल गया कि भाई सब्जेक्ट में किस तरह के शब्द आते हैं, किस तरह के वर्ड्स आते हैं। अब जरा सब्जेक्ट पर गौर देते हैं। सब्जेक्ट को शब्द में तो हम पहचान लेंगे, डेली लाइफ में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा व्यक्ति सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या चक्कर है, डेली लाइफ में भी तो पहचानना है, ठीक है। देखिए आप अभी हो सकता है कि जैसे अभी रात हो गई है तो हो सकता है कि अब सब सो गए हो आपके आसपास, लेकिन आप दिन में देखना, आप अपने घर से बाहर निकल के दिन में जब आप जाओगे तो आप क्या देखोगे कि कुछ व्यक्ति खेल रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ फोन चला रहे हैं, कुछ गाना सुन रहे हैं, है ना, और कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ कोई काम कर रहे हैं। अब जैसे आप गांव के होंगे तो गांव में जैसे जो आपके घर पशु हैं, जानवर हैं, उनका काम कर रहे हैं, है ना, जैसे उनका दूध निकालना हो गया, उनको सानी जैसे करते हैं वो करना हो गया। तो हर एक व्यक्ति आपके आसपास जो काम में लगा हुआ है, किसी ना किसी काम को कर रहा है, वो हर एक व्यक्ति उस काम का जिसको वो कर रहा है सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट हर एक व्यक्ति सब्जेक्ट है अगर वो काम कर रहा है। अब जैसे मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का तो मैं सब्जेक्ट हूं, आप काम कर रहे हैं पढ़ने का तो आप भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति हमारे आसपास जो किसी ना किसी काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अब उसको हम पुकारने के लिए इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, जैसे कि वह खेल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मैं गाना गा रहा हूं, है ना, आप कहां जा रहे हो। मतलब हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है और उस सब्जेक्ट को बोलने के लिए हम हिंदी में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप सब्जेक्ट को कभी नहीं भूलोगे, है ना। सब्जेक्ट में अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट को पहचानना कैसे है? सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट में सिर्फ दो ही तरह के वर्ड्स आएंगे, या तो किसी का नाम आएगा या फिर इनमें से कोई वर्ड आएगा, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन आएगा।
बाकी प्रोनाउन को और नाउन को हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि ये जो सब्जेक्ट है इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे इंग्लिश में इस तरह के सब्जेक्ट हैं, और हिंदी में वह, तुम, मैं, आप, वो सब ये हिंदी के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। अब यहां पर पहले ही दिख गया मुझे ही, मतलब ही क्या है यहां पर सब्जेक्ट है, और हिंदी में देखिए वह मेरा भाई है। अभी इतना जोड़ नहीं देना कि ये कैसे ट्रांसलेट हो गया, इसकी इंग्लिश कैसे निकल गई, नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ आपका जो लेना देना है वो किससे है, सब्जेक्ट पहचानने से। जोर मत देना दिमाग पर कि सर ये ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है, चलिए तो यहां पर ही सब्जेक्ट है और यहां पर वह सब्जेक्ट है। सोहन इज ए डॉक्टर, सोहन एक डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, सोहन है, तो सोहन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसी का नाम है। ठीक है, दिस वर्क हैज बीन डन बाय राम, इस काम को राम के द्वारा किया गया है। अच्छा ये जो सेंटेंस है ना ये पैसिव वॉइस में है, अभी आपको जोड़ नहीं देना है। इस हिंदी के वाक्य को पढ़ो, काम किसने किया है, काम किया है राम ने। अभी लिखा हुआ है ना साफ साफ, भाई इस काम को राम के द्वारा किया गया है। अब इंग्लिश में ये नहीं है कि सबसे पहले भैया ये सबसे पहला वर्ड ही जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं। ठीक है, आपको पहचानना है। तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय राम, तो यहां पर राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब काम किया है इसने। मैंने बोला था या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस वर्क ये है काम, ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, सब्जेक्ट तो ये तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, हु हैज अब्यूज्ड हिम, उसे कौन गाली दिया है। अच्छा गाली किसने दिया है ये यहां बताया नहीं गया अभी, है ना। तो यानी कि यहां पर जो सब्जेक्ट है ना वो साफ तौर पे नहीं लिखा गया कि गाली किसने दी है, लेकिन सब्जेक्ट के जगह पर यहां पर हु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कौन, है ना, या फिर कौन सा वो व्यक्ति है, या फिर कौन वो व्यक्ति है जिसने गाली दी है। तो हमने सब्जेक्ट के लिए हु का इस्तेमाल किया है। आप इस वीडियो को एक बार और देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा हु, थोड़ा सा क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। आगे देखो, वह रोज यहां आता है, यहां कौन आता है रोज, वह कौन है, सब्जेक्ट है। और यहां से ही कम्स हेयर डेली, तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे ये हमारे कौन है, सब्जेक्ट हैं। यहां पर मैं सब्जेक्ट है, मैं रोज उनसे मिलता हूं, आई मीट हिम डेली। ठीक है, तो आई यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। सोहन को मोहन ने मारा, सोहन को किसने मारा, मोहन ने मारा। अच्छा मारा किसने है, मोहन ने, तो काम को किया किसने है, पीटने का काम किसने किया है, मोहन ने किया है। तो मोहन हमारा कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो काम करता है वो ही हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस काम को राकेश के द्वारा किया गया है, काम किसके द्वारा किया गया, राकेश के द्वारा। तो काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राकेश है, क्योंकि राकेश ने किया है ये काम। इधर देखो, दिस वर्क वाज डन बाय राकेश, तो राकेश ने ये काम किया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, गौरव, पंकज, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना और भी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो सब में ही आएगा। ठीक है, अभी ज्यादा जोड़ नहीं देना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। सब्जेक्ट आपको समझ में आया। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और भी तो है ना सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हमने थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू ले लिया है कि सब्जेक्ट को हमें पहचानना कैसे है। अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। एक बात आपको याद रखनी है, इंग्लिश ग्रामर में अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझ लिया, तो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो इंग्लिश ग्रामर का आपको आसान हो जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में ये पढ़ेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है क्या। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, हिंदी में कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, अच्छा आपने ये सभी वर्ड्स तो देखे ही होंगे इंग्लिश में, है ना, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश जानते होंगे आप। तो आपने देखा होगा इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, है ना, विल बी, विल हैव, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपने देखे होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा ये वाले वर्ड्स, मे, कैन, मस्ट, माइट, शैल, वुड, शुड, ये किसके अंदर आते हैं, मॉडल्स के। मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करता हूं कि मॉडल्स और इजमार मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं। देखिए ये जो वर्ब है ना, वर्ब, इस वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है,
कितने भागों में? 2 भागों में। एक तरफ हमारी आई हेल्पिंग वर्ब और एक तरफ हमारी आई मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है, ये वही वाली वर्ब है जिसकी वर्ब की फॉर्म्स चलती हैं, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वही वाली वर्ब है, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया। एक तरफ तो आई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इनमें कौन कौन सी वर्ब्स आई हैं? इनमें आई हैं बी, डू, हैव, ठीक है, और इधर आपके आती है मॉडल्स, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट होते हैं। अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसका मतलब है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब का मतलब है यहां पर मॉडल से भी आ सकता है, यहां पर इनमें से भी कोई आ सकता है। अब इनको कैसे डिवाइड किया गया है, इनको समझिए। ये जो बी है ना, इसमें आपके कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जो जो आप पढ़ते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, और आपका बी हो गया, बिन हो गया, ये बीइंग हो गया, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये इसके अंदर आते हैं। डू के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे डू, डिड, डन, ठीक, डज, डूइंग, ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? डू के अंदर। हैव के अंदर जैसे कि हैज, हैड, हैविंग, ठीक है, और इसके बाद अब क्या रहेगा? बस यही है, ठीक है, हैव, हैज, हैड, हैविंग। तो ये इस तरह से डिवाइड किए गए। इन सभी वर्ड्स को हम ज्यादातर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन असलियत में ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और ये है मॉडल्स। मॉडल्स में किस तरह के वर्ड्स हैं? जैसे कि कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये सब के सब मॉडल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा भीतर का टॉपिक है, आगे जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में हमें समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये जितनी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब 2 भागों में है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, सब इसमें आते हैं, और मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं। और जो वर्ब की फॉर्म्स है ये अलग वाली है, ठीक है, ये अलग टाइप की फॉर्म्स है, इनको हम आगे देखेंगे जब हम इन पर आएंगे, ठीक। तो देखिए, तो यहां तक समझ में आया? ये जितनी भी वर्ड्स आपको इंग्लिश ग्रामर में दिखते हैं ना, ये सब के सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है सब के सब, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब का हमारे सेंटेंस में काम क्या है? देखिए मैं बताता हूं काम क्या है। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, यहीं से पता चलेगा भैया काम क्या है, ठीक है। चलिए, ये हमारे सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है। अब आपको ना एक बात याद रखनी है, इंग्लिश ग्रामर में जब आप इंग्लिश आगे पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप YouTube पर कुछ भी पढ़ो, ठीक है, YouTube पर कुछ भी पढ़ो, कोई भी टीचर, चाहे वो कितना ही पुराना टीचर क्यों ना हो, चाहे कितना ही नया टीचर क्यों ना हो, आपको कुछ भी पढ़ाए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बताता हूं YouTube पर क्या होता है। YouTube पर जो सारा सिस्टम है ना, वो सिर्फ व्यू का है। व्यू के लिए सिर्फ वही टॉपिक सिलेक्ट किए जाते हैं YouTube पे जो जिन पर व्यू ज्यादा आते हैं, ठीक है। डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता YouTube पे, मैंने वीडियो डाली हुई है बाकी डिटेल में, बाकी इतनी डिटेल में वीडियो आपको YouTube पर किसी की नहीं मिलेंगी जितनी मैंने डाल रखी है। और ये बात तो आपको YouTube पर बहुत कम देखने को मिलेगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, कोई भी सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस हम बोलते क्यों हैं? कोई भी सेंटेंस हम बोलते क्यों हैं? देखिए, हम किसी से कोई बात करेंगे। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी अपने आसपास कि भाई बिना मतलब के कोई किसी से बोलता भी नहीं है ना? आपने सुनी है ना बात, बिना मतलब के कोई किसी से बातचीत भी नहीं करता, किसी के पास भी नहीं बैठता। मतलब उसको कुछ ना कुछ काम होगा तभी वो आपके पास आएगा, वरना वो आपके पास नहीं आएगा, आपके पास भी नहीं बैठेगा, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ काम जरूर होता है। तो जब कुछ ना कुछ काम होता है तभी कोई कुछ ना कुछ आपके पास आता है, आपके पास बातें करता है, आपसे दोस्ती करता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ स्वार्थ है आपसे, ठीक है। अब यहां पर इस सेंटेंस में काम, मैंने आपको बताया था काम किसके द्वारा देखते हैं हम? इसके द्वारा। ये वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कार्य, कार्य मतलब काम। कोई भी काम जो होता है, जैसे खाने का, पीने का, सोने का, नहाने का, कुछ भी, ठीक है, तो काम इसके अंदर आते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ है, ये सब के सब इसके लिए हैं, इस काम के लिए, इस काम के लिए इनको स्वार्थ है सबको इससे। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब्जेक्ट, ये भी इसके लिए है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही तो करता है इस काम को। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है भैया?
ये हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, ये जो काम है ना, काम, इसका समय बताती है। क्या बताती है, समय, कि ये जो काम है वो काम कब किया गया है। ये काम क्या प्रेजेंट में किया गया है, तीन तरह के टेंस है ना, ये काम क्या पास्ट में किया गया है, ये काम क्या फ्यूचर में किया गया है, कब किया गया है ये काम, है ना। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भूतकाल, ठीक, और इसको बोलते हैं भविष्य काल। कौन सा काल, भविष्य काल, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो कुछ हो रहा है इस वर्ब के लिए हो रहा है, ठीक है। ये वर्ब यानी कि ये काम कब हुआ, ये हमें कौन सा शब्द बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें बता रही है कि ये काम कब हुआ है। सब्जेक्ट ये बता रहा है कि भैया ये काम मैंने किया है, ये जो काम है ना ये काम इसने किया है, सब्जेक्ट ने, ठीक है। ये है इस काम को करने वाला। ये ऑब्जेक्ट का क्या रोल है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट तो बोल रहा है कि भैया मैंने किया है ये काम। ऑब्जेक्ट क्या बोलता है हमें, ऑब्जेक्ट बोलता है ये जो काम है ना भैया ये मुझ पर हुआ है, इसका जो प्रभाव है वो मुझ पर पड़ा है, ये काम मुझ पर किया गया है ना। तो ये जो काम है इसका असर इस पर पड़ता है, इसका प्रभाव इस पर पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी ये जो फॉर्मूला है इसका मैं आपको सेंस बता रहा हूं कि फॉर्मूला काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट बोलता है ये काम मैंने किया है, हेल्पिंग वर्ब बोलती है कि भैया मैं बताऊंगी ये काम कब हुआ है, इसका समय क्या है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ऑब्जेक्ट बोल रहा है भैया ये काम मेरे ऊपर किया गया है, एक जो भी इसका प्रभाव होगा, अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये मेरे ऊपर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को समझोगे। इस फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत, ये जो रूल बताया है अनिल, केतान, गौरव, मेडो, पंकज, इस फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ एक बार। सुजीत, जल्दी जल्दी से टाइप करो, किसी को कोई दिक्कत हो तो टाइप करो, वरना हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो यहां तक समझ में आया। अब ये जो रूल है ना, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, इसका एक सिस्टम और है, वो सिस्टम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे, अगर आपने ये चीजें याद रखी पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी आप गलती नहीं करोगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोबारा से यहीं पर आते हैं। तो आपको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब कर रही है सेंटेंस में समय को बताने का काम। सेंटेंस में जो भी काम किया गया है उसका समय बता रही है हमें, कौन, हेल्पिंग वर्ब। अब हम थोड़ा ये पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है। तीन तरह के टेंस होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है प्रेजेंट का, एक होता है पास्ट का, एक होता है फ्यूचर का, है ना। टेंसेस नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, अब जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे ना, देखना टेंस तक पहुंचते पहुंचते टेंस अपने आप याद हो जाएंगे, टेंस को हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो प्रेजेंट है ना, इसमें कुछ शब्द आते हैं हेल्पिंग वर्ब के, वो कौन कौन से हैं, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ठीक है। तो प्रेजेंट में ये जितने भी वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं, ठीक है। पास्ट में किस तरह के आएंगे, जैसे कि वाज, वर, ठीक है। इसके बाद है आपका हैड और उसके बाद है आपका डिड, वाज, वर, हैड और डिड, ठीक है। फ्यूचर में किस तरह के आएंगे, विल, विल बी, विल हैव, ठीक है, और विल हैव बिन। अच्छा, यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि फ्यूचर में कोई भी चीज हो विल जरूर है ना, विल बी, विल हैव, यानी कि विल तो सब में ही है, ठीक है। तो विल तो आएगा ही आएगा। अब आपको इनको याद कैसे करना, अभी आपको इतना दिमाग पर इतना स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम टेंसेज में तो पहुंचे ही नहीं है। इंडेफिनिट है क्या है ये हमें कोई इतना अभी समझने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वीडियो है, ठीक। देखो, अब आपको जैसे मैंने इनको लिखा है ना, ऐसे ही आपको इनको याद करना है। प्रेजेंट में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। पास्ट में कौन से आ रहे हैं, वाज, वर, हैड, डिड। फ्यूचर में कौन से आ रहे हैं, विल, विल बी, विल हैव बीन, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, आपको टेंस नहीं बताना है, मतलब इनके अंदर का नहीं बताना। आपसे कोई पूछे भाई वाज का कहां पर इस्तेमाल होता है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए वाज, अच्छा पास्ट में इस्तेमाल होता है।
किसी भी सेंटेंस में अब आपको यहां से डिड दिख जाए तो आपको क्या पता चलना चाहिए, अच्छा डिड आया है मतलब पास्ट का है। किसी भी सेंटेंस में डू दिख जाए, अच्छा डू है मतलब प्रेजेंट का है। किसी भी सेंटेंस में वर्ड दिख जाए मतलब पास्ट का है। एम दिख जाए प्रेजेंट का है। विल दिख जाए फ्यूचर का है। विल हैव दिख जाए फ्यूचर का है, ठीक है। हैड दिख जाए पास्ट का है। हैव दिख जाए प्रेजेंट का है। तो आपको ये ऐसे मुंह जवानी याद होने चाहिए। अब कल की जो क्लास होगी ना, कल की क्लास से पहले पहले कल दिन में आपके पास बहुत टाइम है, इनको याद कर लो कि कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है। यदि आप इनको अभी से इस्तेमाल कर मतलब याद कर लोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है। अब देखना हम इन्हीं की हेल्प से, जो हमने यहां लिखा है ना, इन्हीं की हेल्प से पीछे जो हमने एग्जांपल से लिख रखे हैं उनको पहचानेंगे। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि हेल्पिंग वर्ब से हमें सेंटेंस में जो वर्ब है उसका समय पता चलता है, यानी कि पूरे सेंटेंस के बारे में बता सकते हैं कि कौन से टेंस का है। चलो देखते हैं। पहले में लिखा हुआ है ही इज माई ब्रदर। हिंदी में तो हम पहचान लेंगे कि भाई वो मेरा भाई है। अभी के लिए बोल रहे हैं प्रेजेंट के लिए, भाई वो तो मेरा भाई है। किसी ने बोला वो किसका भाई है, उन्होंने बोला मेरा भाई है, ठीक है। तो अब देखो ही इज माई ब्रदर, तो यहां पर क्या है, ये पहला शब्द ही सीट किसके अंदर आता है, सब्जेक्ट के, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा ये इज एम आर से हमें क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस का समय। कौन से समय का है ये सेंटेंस, प्रेजेंट का। अभी हमने सीखा था कि इज एम आर हैज हैव, ठीक है, ये रहा। अभी हमने सीखा था इज एम आर हैज हैव और डूडल किस में इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, अभी हमने ये जो सेंटेंस पढ़ा था इसमें हमें इज एम आर से पता चल गया सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। हिंदी में तो हमें पता चल गया, भाई किसी ने हमसे बोला यार मैं ना तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी बात भी सुन लो, मतलब प्रेजेंट में। हिंदी में तो पता चल गया क्योंकि वो अभी पूछ रहा है। इंग्लिश में किससे पता चला, इस शब्द से। ये क्या है, एम। एम किस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में। तो ये सेंटेंस भी किसका हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट का हो जाएगा। श्याम हैज 2 ब्रदर्स, श्याम के 2 भाई हैं। हिंदी में पता चल गया। किसी ने पूछा श्याम के कितने भाई हैं, उसने बोला यार श्याम के ना 2 भाई हैं, पता चल गया प्रेजेंट की बात है। इंग्लिश में बोल दिया भैया श्याम हैज 2 ब्रदर्स, कंफ्यूज हो गए। कैसे पता चलेगा, क्या हमें श्याम से पता चलेगा शब्द समय का, नहीं। क्या हमें हैज से पता चलेगा, क्या हमें 2 या ब्रदर से पता चलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ पता चलेगा इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब में कुछ गिने चुने शब्द हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो मतलब हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हैज से हमें पता चल गया सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्योंकि हैज हैव का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। दिस इज माई मोबाइल, तो यहां पर इज से हमें पता चल गया सेंटेंस प्रेजेंट का है। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कैसे पता चलेगा, इसको आगे देखेंगे। ही सपोर्टेड मी, इसमें भी नहीं है हेल्पिंग वर्ब, इसको भी आगे देखेंगे। आई हैव कम टू द जॉब टुडे, तो यहां पर हैव है, फिर से प्रेजेंट का है, ठीक है। अब यहां पर 2 ऐसे सेंटेंसेस हमें मिले हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम इनमें कैसे पहचानेंगे कि किसका है। देखिए जब हम टेंसेस पढ़ेंगे ना, उसमें हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो आपका प्रेजेंट है और एक है आपका पास्ट। इन दोनों टेंसेस का जो इंडेफिनेट है, कौन सा, इंडेफिनेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है उसका है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट, इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट का क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टेंसेस का है, तो थोड़ा आ गया तो इसलिए मैंने बताना पड़ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देखिए कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मतलब पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये दोनों ही ऐसे टेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब पहचानेंगे कैसे, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और किसी में सेकंड फॉर्म है तो वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब इधर देखिए, इधर सेंटेंस है राम केम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। केम कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कम, केम और कम, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। तो केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म अभी पढ़ा था पास्ट के इंडेफिनिट में, तो ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। ही सपोर्टेड मी, सपोर्ट की सेकंड फॉर्म ईडी लग गया। अब ईडी जब लग गया मतलब सेकंड होगी या थर्ड होगी, तो हम अब इसको थर्ड थोड़ी मानेंगे। किसी भी रूल में ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए,
आपको एक रूल और बताता हूं मैं, छोटा सा रूल है। देखो मान लो जैसे कोई है, अभी हमने पढ़ा था सपोर्ट, ठीक है। अब मान लो इसकी जो दोनों फॉर्म है वो कुछ ऐसे हैं, सपोर्टेड, और इधर भी ऐसी है सपोर्टेड, ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज, ये सेकंड है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या कभी भी सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म तो आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, ये दो ही आ सकती है, थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो जब कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती तो हम यहां पर इसको थर्ड फॉर्म में मान ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर हम इसको थर्ड फॉर्म क्यों माने भी, जब आ ही नहीं सकती, तो इसको हम क्या मानेंगे? सेकंड फॉर्म मानेंगे। अब जब सेकंड फॉर्म मानेंगे तो सेकंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा? पास्ट का हो जाएगा। किसका सेंटेंस हो जाएगा? पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हेल्पिंग वर्ब में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे पूछ सकता है, मैसेज कर सकते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब में किसी को कोई दिक्कत है तो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? रमेश, राकेश, सुजीत, पंकज, रीता, ये कौन है? केतन, केतान है, केतान है, क्या है भाई ये? अहिरवाल लिखा हुआ है जिसके साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई, सब्जेक्ट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा रूल हमें क्या बताता है? रूल हमें बताता है कि अब हमें थोड़ा वर्ब के बारे में पढ़ लेना चाहिए। अभी हमने वर्ब को डिस्कस किया था कि वर्ब दो प्रकार के हम पढ़ते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, है ना, पढ़ा था ना पीछे। तो हेल्पिंग वर्ब तो उसमें से हमारी कंप्लीट हो गई, अब बची हमारी मेन वर्ब। अभी मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया, हिंदी में, ठीक है। मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया। और ये वही वाली वर्ब है जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे फॉर्म से चलती है। हेल्पिंग वर्ब की कभी फॉर्म्स नहीं चलेंगी, सब्जेक्ट की कभी फॉर्म्स नहीं चलेंगी, ऑब्जेक्ट की कभी फॉर्म्स नहीं चलेंगी। फॉर्म से चलेंगी तो सिर्फ काम की। मेन वर्ब की, मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का मतलब है कार्य, जो आप कार्य करवाते हैं सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। जो भी आप काम करवाते हैं सब्जेक्ट के द्वारा उसी को हम मेन वर्ब के अंदर काउंट करते हैं, ठीक। चलो अब मेन वर्ब में काम आएंगे सिर्फ, ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कोई सब्जेक्ट आएगा, ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। काम काम काम। आपके आसपास जितने भी काम होते हैं, चलने फिरना, दौड़ना, खाना, नहाना, उठना, सोना, ब्रश करना, मुंह धोना, कुछ भी करो, हर एक काम मेन वर्ब के अंदर आता है, मुख्य क्रिया के अंदर आता है, ठीक है। पंकज बोल रहे हैं कि सर मे, कैन, मस्ट, माइट का मतलब बता दीजिए। भाई पंकज, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने क्लास में स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि जिन चीजों पर अभी हम पहुंचे नहीं है उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम उन पर आ जाएंगे तो उनको अच्छे से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अभी हम बेस कर रहे हैं तो बेस को सीखो ना, बीच में ऐसे टॉपिक्स को मत घुसाओ, पहले बेस मजबूत करो, फिर आगे ये मे, माइट, मस्ट कुछ भी नहीं है, अपना आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले एक बार हम थोड़ा बेस तो क्लियर कर लें, आगे तभी तो इनके बारे में पढ़ेंगे। केतन, अच्छा केतन ने लिख दिया भाई, केतन है नाम, ठीक है, ठीक। अब जैसे गो, कम, प्ले, टेक, गिव, रीड, ये सब क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि इनका मतलब देख, गो का मतलब जाना, आना, खेलना, लेना, देना, पढ़ना, ठीक है। इनकी फॉर्म्स भी हैं, जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, ठीक है। अब जैसे कम है, कम की सेकंड फॉर्म क्या है? केम। थर्ड फॉर्म क्या है? कम। कुछ बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं कम के साथ, सेकंड फॉर्म केम, इसकी थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है, कम कम, बीच में केम है, ठीक है। इसी तरह से प्ले की क्या है सेकंड फॉर्म? प्लेड, ठीक है। और इधर भी प्लेड आ जाएगी, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है इसकी। तो आपको गड़बड़ नहीं करनी है, वर्ब की फॉर्म्स आपको याद कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अच्छा, यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जो वर्ब है ना, इसका एक थोड़ा एडवांस में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। आपने गो के बारे में वेंट देख लिया, गॉन देख लिया। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, क्या आपने कभी गोइंग देखा है? बोलोगे सर देखा है ना, ओके। तो क्या आपने कभी गोज देखा है? बोलोगे सर देखा है, गोज भी देखा है, गोइंग भी देखा है। जब ये देखा है तो क्या इनकी कोई फॉर्म नहीं हो सकती? जैसे इसकी फॉर्म है भाई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसकी भी फॉर्म्स हैं। आज तक आपने गलत पढ़ा है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। कितनी? 5 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म,
सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ये जो गोइंग है ना ये फोर्थ फॉर्म है और जो गोज है वो फिफ्थ फॉर्म है। अब हमें कैसे पता चलेगा फोर्थ और फिफ्थ कौन सी है? आप देखो, जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म बन जाती है? पांचवी फॉर्म। तो ये ऐसे बनी है, एस या ईएस लगाते हो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, तो वो असलियत में पांचवी फॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप इजमार वाजबर आपने टेंसेस पढ़े होंगे, बेशक हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं हाथ पांव जरूर मारे होंगे अब से पहले इंग्लिश सीखने के लिए, है ना। तो आपने देखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हम इजमार वाजबर के साथ। तो यदि हम उसको ऐसे ना लिख करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म डायरेक्ट लिख देना तो तब भी इसका मतलब यह है कि आप आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और जो एस या ईएस वाली फॉर्म होती है वो वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है ना। यूट्यूब से थोड़ा हटके मिला है ना कुछ। यूट्यूब पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहे हैं साथ में, है ना। कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं सीखी है जो हमें जिसे हम रट रहे हो, रट नहीं रहे हम किसी भी चीज को, हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं कि कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे आया है ना। पूरे स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। ऐसा ही है क्या? सुजीत, केतन, पंकज, ठीक है। चलो, तो वर्ब के बारे में भी हमने सीख लिया, सब्जेक्ट के बारे में भी, हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी। मतलब क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला हमने देखा था मतलब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये वाला, इसमें मतलब सब कुछ डिटेल्स में हमने कर लिया है अब तक। वर्ब भी हमने कर लिया ज्यादातर, है ना। तो वर्ब की जो बेसिक जो जानकारी थी वो हमने देख ली है। अब हम थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं, इस पर, ऑब्जेक्ट पर। किस पर? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट को ना आज आपके दिमाग में ऐसा बिठा दूंगा कि आप कभी ऑब्जेक्ट को भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट को पहचानोगे कैसे? जैसे हमने सब्जेक्ट को पहचाना था ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट को पहचानने के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, देखो हमने देखा था सब्जेक्ट सिर्फ या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, दोनों वर्ड्स में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये दो तरह से होता है, या तो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का या ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशंस का। प्रीपोजिशंस का, ठीक है। ये प्रीपोजिशन और वर्ब क्या है? वर्ब अभी हमने पढ़ लिया, वर्ब क्या है, कोई भी काम हम करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? आपने ऐसे वर्ड देखे होंगे जैसे कि आपका हो गया इन, ऑन, एट, फ्रॉम, अबोव, बिहाइंड, अक्रॉस, है ना। ये सब के सब वर्ड किसके अंदर आते हैं? प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। तो प्रीपोजिशन का होता है या तो ऑब्जेक्ट या फिर नाउन का होता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों का होता है और कहीं भी किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, वैसे तो ये बात जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनको पढ़ाई जाती है। जो मैं आपको ये स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में बता रहा हूं वो इसलिए क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट को कैसे समझे। तो या तो ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा या प्रीपोजिशन का होगा, और इसके अलावा किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता इंग्लिश में। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे? अच्छा, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को जब हम पढ़ेंगे तब प्रीपोजिशन में देखेंगे। तो प्रीपोजिशन के बारे में वैसे हमने पढ़ लिया कि या तो प्रीपोजिशन का होगा, और प्रीपोजिशन का होगा तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आएगा। ठीक है, हमें पढ़ना है वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने सेंटेंस में? देखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके हैं, एक होता है व्हाट और एक होता है whom। ठीक, व्हाट का हिंदी में मतलब होता है क्या, और इसका मतलब होता है किसको। ठीक है, इतना तो आपको आते ही होगा, whom का मतलब किसको और व्हाट का मतलब क्या। वैसे इनको और भी मतलब होते हैं, व्हाट का मतलब जो भी होता है, whom का मतलब जिसको भी होता है, लेकिन जो हमारे काम का है उसको देखते हैं। जो वर्ब इन दो चीजों का मतलब
किसी से ये दो क्वेश्चन करती है और उसका यदि उसका आंसर कोई शब्द देता है तो वो शब्द इस वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो शब्द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा एग्जाम्पल देखो, यहां पर मैंने बोला है राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर, तो राहुल तो हमारा सब्जेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था। इजएमआर हमारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, पढ़ लिया। वर्ब ये है। अच्छा, वर्ब को पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है या नहीं है। कोई भी वर्ड हो तो आप उसमें आईएनजी लगाकर देख लो, ठीक है। किसी भी वर्ड में आईएनजी लगा दो। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया बॉय, ठीक है, कम ग्रीन, ठीक, और इसके बाद हमने लिख दिया इधर जैसे क्या लिखें, आस्क, ठीक है, गो, और एक और लिख देते हैं बाय, ठीक है। ये मैंने 6 वर्ड्स लिख दिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा वर्ब है कौन सा नहीं है। देखो इनके साथ ना आपको आईएनजी लगाकर देखना है और आप देखना क्या आपने आज तक ऐसा कोई शब्द देखा है। अब जैसे बॉय लिखा हुआ है, अब मैं बॉय में आईएनजी लगा रहा हूं, BOYING, बोइंग। क्या कभी बोइंग वोइंग ऐसा कुछ आपने सुना है? नहीं सुना ना। तो ये बॉय क्या है, ये बॉय भैया वर्ब नहीं है। बॉय क्या है, बॉय हम किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं। लड़का, लड़का यानी कि कौन है, उस लड़के को कुछ ना कुछ नाम है। अब उसका कुछ नाम है तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये किसके अंदर आते हैं, नाउन के अंदर आते हैं। अब जैसे कम है, कम के अंदर हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कमिंग। अच्छा, कमिंग तो हमने देखा है, मतलब क्या है, वर्ब है, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन में आईएनजी लगा दो, ग्रीनिंग बन जाएगा। देखा है कभी ऐसा? नहीं है। ग्रीन क्या है, ग्रीन आपका एक कलर का नेम है। नेम, नेम मतलब नाउन, तो नाउन है, ठीक है। इधर देखो, आस्क में आईएनजी लगा दो, आस्किंग बन जाएगा। आस्किंग तो हमने देखा है, नाउन है। गो में आईएनजी लगा दो, गोइंग भी नाउन है। बाय में आईएनजी लगा दो, बाइंग भी नाउन, मतलब वर्ब है, नाउन नहीं वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब को आप पहचान सकते हैं। जिनमें आईएनजी लग रही है और वो आपको ठीक लग रहा है तो आप समझदार हो, समझ जाओ कि क्या है, वर्ब है, ठीक है। अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है तब की ये ट्रिक है, बाकी हर चीज पर काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपको पता है तो ही काम करेगी। अगर आपको पता है कि भाई आपने कभी ऐसा वर्ड देखा ही नहीं है बोइंग जैसा, तो फिर तो काम कर जाएगी, ठीक है। चलो पीछे आते हैं। तो यहां पर क्या लिखा गया है, ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग क्या है, वर्ब है। अच्छा, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। कोई भी, जैसे पानी पीना, चाय पीना, कुछ भी पी रहे हो आप, ठीक है। तो राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर, राहुल क्या कर रहा है, राहुल पी रहा है भैया पानी। यहां पर हम हिंदी में लिख देते हैं राहुल पानी पी रहा है, राहुल पानी पी रहा है, ठीक है। तो काम क्या किया जा रहा है यहाँ पे, ड्रिंक का, यानी कि पानी को पीने का। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अच्छा, क्या पी रहा है, जवाब, ये अब ये वर्ब काम कर रही है, वर्ब जवाब पूछ रही है, भाई क्या पी रहा है। जवाब आ रहा है कि हाँ क्या पी रहा है, पानी पी रहा है भैया, तो जवाब आ गया, पानी पी रहा है। अच्छा, वट या हुम में से अगर एक का भी जवाब आएगा तो वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वर्ब है ना ड्रिंक, ये ड्रिंकिंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये है वाटर, क्योंकि वट का जवाब आ गया वाटर के साथ। क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, तो ये पानी क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, ठीक है। प्रिया वाज ईटिंग फूड, प्रिया खाना खा रही थी, इसका मतलब ये है, ईटिंग वर्ब है। ये पूछ रही है भैया क्या खा रही थी, खाना खा रही थी, जवाब आ रहा है, तो ये फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पापा इज बीटिंग ललित, तो पापा ललित को पीट रहे हैं, बीट मतलब पीटना, ठीक है। किसको पीट रहे हैं, ललित को। तो अब इस बार वट का जवाब नहीं आया, हुम का आ गया, किसको, ठीक है। तो मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ललित हो गया। कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, ये तो वही हो गया, ऊपर पानी पी रहा है, इधर दूध पी रहा है, ठीक है। तो ड्रिंक का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिल्क। आई एम ईटिंग बर्गर या नूडल्स, ठीक है। तो मैं नूडल्स या बर्गर खा रहा हूं। मैं क्या खा रहा हूं, बर्गर खा रहा हूं, जवाब आ गया। ये तो आ गया जवाब, यानी कि जिनमें ऑब्जेक्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट किस में नहीं होंगे, देखो यहां पर मैंने लिखा है क्या, जैसे कि he has gone house, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया, इसकी हिंदी लिख देते हैं, वह घर जा चुका है। देखो इसको ना कई तरह से आप बोल सकते हैं, वह घर जा चुका है, वह घर चला गया है, ठीक है, चला गया है। या फिर और सिंपल बोल सकते हैं, वह घर गया है, वह घर गया है, ठीक है। तो YouTube पर आपको ज्यादातर ये मिलेगा, चुका चुकी पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो इसको एक ही सेंटेंस की इंग्लिश को हम 3 तरह से हिंदी में बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सेंटेंस में ये तो सब्जेक्ट है, ये पता चल रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज है, प्रेजेंट में यूज होती है। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ये वर्ब है। अच्छा, वर्ब का केस क्या है, ऑब्जेक्ट पता लगाने का, वट या हुम, ठीक है। वट का मतलब होता है क्या,
और हुम का मतलब होता है किसको। ठीक, अब यहां पर बात हो रही है जाने की। अब ये गो जो है, गॉन जो है, गो की थर्ड फॉर्म, ये बोल रही है जाने का। भाई क्या जा रहा है, घर जा रहा है क्या? नहीं, ये तो घर जा रहा है लेकिन ये घर कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, घर तो वही है। किसको जा रहा है? नहीं जवाब है। तो ये जो हाउस है ना, ये क्या है? किसी जगह का नाम है। ठीक है, तो ये आप ऑब्जेक्ट में इसको काउंट नहीं करोगे। यदि वट का और किसको या इसका होम का जवाब आता है तो ऑब्जेक्ट है, वरना ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में किस तरह के वर्ड्स आएंगे देखो। ऑब्जेक्ट में किस तरह के वर्ड्स आते हैं आपने ये जरूर देखा होगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी। ठीक है, ये आपने देखा होगा। और आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। ठीक है, तुम होता है या फिर आप होता है। दे का मतलब होता है वे, और ही सी का मतलब दोनों का होता है वह। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। इधर हम लिखते हैं मी, अस, यू, देम, हिम, हर। ठीक है, अब एक चीज देखो, आई का मतलब भी सेम है और मी का मतलब भी सेम है, दोनों का मतलब मैं ही होता है। वी का मतलब भी हम होता है और अस का मतलब भी हम होता है। इधर ही इन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होता है यू का, तो इसका दोनों का मतलब सेम है। दे का मतलब भी वे है, देम का मतलब भी वे है, ही सीट का मतलब भी वह है, हिम और हर का मतलब भी वह है। तो यहां पर ये जो वर्ड्स है ना, इनको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट में और इनको यूज हम करते हैं सब्जेक्ट में। किसमें? सब्जेक्ट में। ठीक है, इतना डाउट क्लियर हुआ। यदि सब्जेक्ट में मैं, हम, तुम, वे आता है तो आपको इनमें से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। यदि ऑब्जेक्ट में इनमें से ऑब्जेक्ट में आता है तो फिर आपको इनमें से इस्तेमाल करने हैं हिंदी के इन सेंस को निकालने के लिए। ठीक है, अलग अलग सुविधा है। ऑब्जेक्ट के लिए अलग वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट के लिए अलग वर्ड्स हैं। दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक। ऑब्जेक्ट के लिए अलग वर्ड है, ठीक है, और सब्जेक्ट के लिए आपके अलग वर्ड हैं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? केतन, सुजीत, रीता, पंकज? अगर दिक्कत नहीं हो तो फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। बताइए भाई, जल्दी से टाइप करिए, 11 बजने वाले हैं, फिर क्लास को कर दें खत्म। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे फिर क्लास को खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? सुजीत ने बोल दिया नो, केतन ने भी बोल दिया नो। भाई 15 बच्चे जुड़े हुए हैं, जवाब आ रहे हैं 2-3 बच्चों के बस। मेडो ने भी नो बोल दिया। और कोई? 3 बच्चों के जवाब आए बस, सुजीत, केतन, मेडो। और कहाँ गए भाई? 15 बच्चे जुड़े हुए हैं टोटल। मुझे बताओ तो सही, आपको समझ में आया है नहीं आया है? मुझे कैसे पता चलेगा? फिर बाद में मुझसे ये मत बोलना कि सर हमारा तो समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। अभी पूछ रहा हूं तो बता दो। पंकज ठीक है, ठीक है। सुजीत बोल रहा है सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मैंने आपको क्लास स्टार्ट होती क्या बताया? इनके क्लास नोट्स आपको खुद बनाने हैं। पीडीएफ में आपको जब बेसिक खत्म हो जाएगा तो एक साथ बेसिक की पूरी पीडीएफ दे दूंगा, और एडवांस खत्म हो जाएगा तो एक साथ एडवांस की पूरी आपको दे दूंगा। ठीक है, अलग अलग क्लास वाइज में आपको नहीं दूंगा। आपको खुद इनके नोट्स बनाने हैं। अगर आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स अच्छे से समझ में आएंगे। पीडीएफ आपको मिलेगी जरूर, मैं पीडीएफ की मना नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं अभी से पीडीएफ दे दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगी कुछ भी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा, आप उसका कुछ भी करो फिर। ठीक है, चलो। तो मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हमें सब कुछ समझ में आ गया है। एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको और कवर कर लेते हैं फिर करते हैं खत्म। वो है हमारा प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट होता क्या है? अब कई बार ये देखिए, वैसे तो स्पोकन इंग्लिश में इसका कोई जरूरी नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं प्रेडिकेट होता क्या है। प्रेडिकेट कोई आपसे पूछ ले भाई क्या होता है, ठीक है, आप तो बोल दोगे सर ने पढ़ाया था, हमें बताया नहीं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब प्रेडिकेट एक शब्द है या फिर शब्दों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, विच सेज और से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो ही प्रेडिकेट है। यहां पर सेंटेंस में लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग। हिंदी में इसका मतलब क्या है? वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ लगाना है, मैं बताता हूं क्या है। सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके आपके सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं वो सबके सब सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। यहां पर
ठीक है, अब देखो कैसे बता रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। खेल कौन रहे हैं? वे। तो ये सब कुछ जो जानकारी दी गई है वो किसके बारे में दी गई है? वे के बारे में, दे के बारे में, कि भाई ये हैं जो खेल रहे हैं, इन पर फोकस है। अगर ये दे ना होता तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी वर्ड्स हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं, चाहे वो प्लेइंग है चाहे आर है, ये सब के सब वर्ड्स प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, गर्ल्स यानी कि लड़कियां गाना गा रही हैं, इसका हिंदी में मीनिंग ये है। अच्छा, ये गाना गा कौन रही है? ये लड़कियां हैं। इन लड़कियों के लिए ये आर, ये सिंगिंग, ये सॉन्ग सब कुछ इन लड़कियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये जो काम है ये लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को छोड़ करके ये जितने भी है ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। राहुल इज वॉचिंग टीवी, राहुल क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो राहुल को छोड़ करके जितने भी वर्ड्स हैं जो इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ये राहुल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब राहुल को छोड़ करके प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। रजनी हैज डन हिज वर्क, रजनी ने अपना काम कर लिया है। तो यानी कि आप ऐसा लगा सकते हैं प्रेडिकेट कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं ना, जितने वर्ड्स हैं वो सब के सब आपके प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। हाँ, आपको एक बात और बता दूं, सुनो, ये एक बात और बता दूं, अब ये वीडियो लाइव चल रही है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो को ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, इस वीडियो को मतलब देख नहीं पाए होंगे। तो अब जैसे खत्म होगी वीडियो, लाइव क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली ऐप में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दिखनी चालू हो जाएगी, और आप इसको कभी भी कहीं भी जितनी भी बार देखना चाहो आप देख सकते हैं। ये कभी भी नहीं हटेगी, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, जब तक आपने कोर्स परचेज कर रखा है, तब तक ये वीडियो कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, अब से पहले जो गड़बड़ हो रही थी वो सब कुछ ठीक हो गई है। अब ये वीडियो आपको ऐप में ही दिखेगी, आप चाहे इसको कल देखो, परसों देखो, 2 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, आपको ऐप में ही मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगी जैसे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कटिंग विटिंग कुछ नहीं होगी इसमें से। ठीक, तो प्रेडिकेट समझ में आ गया, प्रेडिकेट को कैसे समझते हैं। चलो एक और है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स तो अभी हमने पढ़ा था, कौन कौन से वर्ड्स है मॉडल्स में? कैन, अभी एक बच्चे ने पूछा भी था, कुड, वुड, ठीक है, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? मॉडल्स के अंदर आते हैं। अब मॉडल्स की हिस्ट्री अभी हमने देखी थी, वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल वर्ब। तो वहां से निकल के आया मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब काम क्या करते हैं? मॉडल वर्ब काम करते हैं संभावना, संभावना बताने में, किसी काम की होने की कितनी संभावना है ये हमें मॉडल्स बताते हैं, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करते। एक बात देखो, वह आ रहा होगा, एक सेंटेंस तो ये है। ठीक है, समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, वह आ रहा है, वह आ रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा अंतर समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं। किसी ने मुझसे पूछा, मान लो आपने ही पूछ लिया, ठीक है, पंकज ने पूछ लिया मुझसे कि भाई अच्छा ये जो वह है ना, मान लो इसका नाम है राहुल, यहां पर मैंने क्या यूज किया है बताओ? ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है ना, किसी के नाम के स्थान पर मैंने यह, वह, वो, ये, आप, ये यूज कर दिए, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसका नाम था राहुल। अच्छा, पंकज ने मुझसे पूछा कि राहुल कहां पर है। पंकज ने मुझसे क्या पूछा? राहुल कहां पर है। अब पंकज भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि राहुल गया भैया स्कूल। कहां गया है? स्कूल गया। राहुल कोई छोटा बच्चा है और वो स्कूल गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, पंकज ने मुझसे पूछा कि भाई राहुल कहां पर है। मैंने बोला राहुल तो स्कूल में है, लेकिन हाँ वो ना अभी आ रहा होगा। मैंने क्या बोला? मैं घर पर ही हूं, पंकज भी घर पर है मेरे सामने, राहुल स्कूल पर है। लेकिन मैंने अंदाजा देखा, टाइम बच गए भैया 2, स्कूल की हो गई होगी छुट्टी। मैंने क्या बोला? यार वो आ रहा होगा, वह आ रहा होगा। मतलब मैंने क्या किया, यहीं बैठे बैठे अंदाजा लगाया, यहीं बैठे बैठे अंदाजा लगाया कि मेरे हिसाब से वो अभी आ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कि भाई उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है, वो ना आ रहा हो सकता है आज छुट्टी थोड़ा लेट हुई हो सकता है उसकी मतलब स्कूल में कोई फंक्शन हो जिससे वो थोड़ा आज लेट आए। लेकिन मैंने अब तक के रिकॉर्ड को देखा, जैसे इस टाइम तक वो आ जाता है, मैंने इस रिकॉर्ड को देखा और बोल दिया कि वो आ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब मुझे पक्की कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक सेंटेंस बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने एक संभावना दिखा दी, है ना। तो ये मॉडल्स क्या करते हैं, यही काम करते हैं। इस तरह की जो संभावना दिखाना चाहते हैं ना, वो आपकी मॉडल्स के द्वारा बताई जाती है। किसके द्वारा? मॉडल्स के द्वारा। कोई भी संभावना बतानी है मॉडल्स के द्वारा बताई जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटेंस किसके द्वारा बनेगा? मॉडल के द्वारा बनेगा। ठीक है, अब देखो
यदि मैं ऐसा ना बोलूं कि वो आ रहा है, मैंने बोल दी मतलब आ रहा होगा, मैंने बोल दिया वो तो आ रहा है अभी बस पहुंचने वाला है, मतलब मैं ऐसा कब बोलूंगा, मैं ऐसा तब बोलूंगा जब मुझे पूरा कंफर्मेशन हो यार वो आ रहा है बस पहुंचने वाला है ना, मतलब मुझे पक्का पता है कि वो आ ही रहा है, तो तब मुझे सेंटेंस को किस में बनाना है, टेंसेस की हेल्प से बनाना है। इसकी हेल्प से, टेंसेस की हेल्प से फिर हमें सेंटेंस को बनाना है। तो ये होता है मॉडल्स का इस्तेमाल, इसीलिए हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें हम मॉडल्स वाला जो चैप्टर होगा उसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, और चलिए मैं आपको थोड़ा, चलिए तो गुड नाइट सभी बच्चों को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ। देखिए ये जो लाइव क्लासेज है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अगर हम 1-1 घंटे की क्लास लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है,